ये एक बार मेरे लाइफ में एक थोड़ा सा सैड पार्ट आया था जब मेरे हस्बैंड यहाँ पोस्टिंग आए 96 में। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एक लाइक मैलिग्नेंसी तो नहीं कहूँगी, तो कुछ ऐसे सिस्ट टाइप था। तो मैंने वहाँ चंडीगढ़ में चेक करा कि सर नथिंग, इट इज़ नॉर्मल, आप कुछ नहीं। तो मैं यहाँ आई, फिर मुझे ऐसे लगा कि जैसे बड़ा है, तो मैं एमएच गई। तो ही सेड, ब्रिगेडियर सोमन होते थे, मैं कभी नहीं भूल पाती, ही सेड कि मैम आपको तो इसका एकदम से ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। ही सेड कि टेस्ट वेस्ट किए तो मैलिग्नेंसी नहीं थी, बट ही सेड कि आपको विद इन 5 डेज कराना है। मैंने कहा मैं मदर को बुला लेती हूँ, मैं इन लॉज के पास से किसी को। बोले नहीं, आप वेट नहीं करो। मैंने कहा वेट फॉर 15 डेज। ही सेड नो, वी हैव टू। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मैं पर आर्मी में तुम्हें हेल्प मिल जाती है, मेरे हेल्पर लोग भैया थे। तो हम रेडी हो गए और मैं बड़ी ब्रेवली चली गई कि भाई कभी पहले ऑपरेशन कोई हुआ नहीं था, ऑपरेशन हो गया। ये सेट कि आपको 3 दिन में हम आपको आउट कर देंगे। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 डेज। अरे पूछा कुछ नहीं, इनसे पूछा, कहते नहीं वो थोड़ा सा रिपोर्ट की वेट कर रहे हैं, एक और रिपोर्ट मंगाई है, तो बार बार फिर तुम्हें डिस्चार्ज करेंगे, फिर एडमिट करेंगे। बट दे वर वेरी श्योर कि मुझे नहीं बताया गया था, बट मुझे कभी लगता था कि ये थोड़ा परेशान थे, कि थोड़ा सा मुझे लगा ऐसा। मैंने सिस्टर से पूछा, शी सेड नहीं ऐसा नहीं, बट मुझे फिर डाउट हुआ, फिर मुझे पता लग गया। दे वर वेरी श्योर कि ये मैलिग्नेंसी है और बहुत एडवांस स्टेज में है। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। बातों बातों की आज के श्रृंखला में आपको जिनसे मैं मिलवाने जा रहा हूं, उनका परिचय देने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ये सुनता आया हूं कि पुरुषों से उनकी सैलरी और महिलाओं से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती है। लेकिन हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, उन्होंने सबसे पहले फ़ोन करके बताया कि मैं 62 वर्ष की हूँ। तो आपके सामने है मीनू धुरेलिया। पूरा बैकग्राउंड जो है इनका आर्मी वाला बैकग्राउंड है, उन सब चीज़ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको आज मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप आज 11 किलोमीटर का मैराथन जो भी था उसमें आप फर्स्ट आए हैं। तो कैसा आपको क्या खुशी हो रही है उम्र के इस पड़ाव पर सब करने करके? आई एम सो हैप्पी, आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि मेरे में इतना आत्मविश्वास था कि मैं आज इतना दौड़ी। और अब मैं ये समझती हूँ कि कभी भी किसी भी उम्र के पड़ाव में अपने को कम नहीं समझना चाहिए। ये 62 साल की उम्र जो है, आपने बार बार बताया मुझे कि आप 62 साल की हो गई हैं, तो आप ये मतलब ये संदेश भी देना चाहती हैं कि उम्र जो है सो बाधा जस्ट नहीं है। नंबर, एज इज जस्ट नंबर। आपने अगर मन में कुछ ठाना हुआ है, आप ज़रूर कर लेंगे। ये सिर्फ हमारी सोच है कि अरे अब एज होगी, अब ये नहीं करना, वो नहीं करना। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और आई थिंक यही हमारी एज को रोकता है और यही हमारे मन में ये उल्लास पैदा कर सकता है कि करो, दौड़ो, जीवन में जोश हमेशा बना रहना चाहिए। जीवन में जोश हमेशा बना रहना चाहिए। मैं इनसे जब भी मिलता हूँ एक जोश से खुद भर जाता हूँ। आपका परिचय अगर मैं देना चाहूँ लोगों को अब, तो किस तरीके से शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ? मेरा जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ। मेरे फादर एक बहुत फेमस लॉयर रहे हैं और मेरी एजुकेशन भी वहीं हुई है। तो कहानी शुरू करते हैं मुजफ्फरनगर से। उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा शहर है मुजफ्फरनगर। मीनू जी, अपनी बचपन से थोड़ी कहानी शुरू कीजिए आप कि मुजफ्फरनगर की कैसी यादें हैं, कैसे कैसे आप बड़ी होती गई और आप उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश चली गई। हम 5 बहनें हैं, लेकिन हमारे फादर ने हमेशा हमें इस तरह से बड़ा किया है कि कभी हमें लगा ही नहीं है। हमारे फादर में भी इतना ही जोश था और शायद वही चीज़ें हम सभी बहनों में आई हैं। मैं ही नहीं, मेरी सभी बहनें बहुत जोश से परिपूर्ण हैं। और उसके बाद पहले ये था कि लड़कियों को इतना ज़्यादा ये नहीं कि MBBS में जाओ, ये जाओ, पर मेरे फादर ने कहा अगर तुम्हें करना है तो ठीक है, नहीं तो हम मैरिज कर देंगे। तो फिर हमें, मेरे फादर को बहुत अच्छा उनके फ्रेंड्स ने बताया कि भाई ये कैसे ऐसे MP के हैं और आर्मी में कैप्टन है और आप बात चलाइए। खैर सब फैमिली पसंद आई, सब हुआ और मेरी अभी तो कर्नल साहब से मेरी इंगेजमेंट इनकी हो गई। और ये थे शिमला पोस्टेड
एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताती हूँ। ये शिमला पोस्टेड थे और मैं मुजफ्फरनगर में अपना बीए फाइनल कर रही थी और ये मुझे मेरे बर्थडे पे लेटर लिखते हैं। मेरे पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, लेटर आया मेरे फादर के पास, कोर्ट में ही लेटर आया। मतलब इन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी वो कोर्ट के एड्रेस पे, मतलब अपनी होने वाली पत्नी को ये चिट्ठी लिख रहे हैं, प्रेम पत्र लिख रहे हैं और पिताजी ससुर जी के पास लिख रहे हैं। ससुर जी के पास मेरे फादर शाम को कोर्ट से आते हैं, बोले मीनू बेटा सत्येंद्र बाबू की चिट्ठी आई है। पढ़ा तो नहीं उन्होंने खोल कर? पढ़ा नहीं था, मैंने पढ़ा एक ऐसी सिंपल सी चेपी और मेरे बर्थडे की विशेष और सब कुछ। अब पढ़ लिया, इंग्लिश में लेटर था। अब ठीक है, हम कॉन्वेंट में 8th तक पढ़े, लेकिन फिर भी ऐसी वाली इंग्लिश नहीं थी जैसे कर्नल साहब ने इंग्लिश लिखी थी। अब हम परेशान, मैंने कहा इसका रिप्लाई कैसे देना है। तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा, मैं क्या भैया जी इतनी अच्छी इंग्लिश है और हमें अपना इम्प्रेशन भी थोड़ा ठीक रखना है, क्या करें। तो मेरी बड़ी सिस्टर के हस्बैंड ग्रेनेडियर्स में उस टाइम मेरठ पोस्टेड थे, तो बोले कि तेरे जीजा जी की इंग्लिश तो पता है कितनी अच्छी है। कहा, मैंने कहा मैं उनसे लिखवा लूँ, कि तो उनसे लिखवाएगी। कहा, तो मैंने अपने लेटर अपने ब्रदर इन लॉ को मेरठ भेजा, उन्होंने रिप्लाई बनाया। मैं सिर्फ एक सुंदर से लेटर पैड खरीद के लाती थी और वो लिखती थी। आपका प्रेम पत्र जो है आपके जीजा जी लिखते थे और मेरे हस्बैंड उस लेटर को 8-8 दिन अपने पिलो के नीचे रखकर सोते थे। मैंने सुना चित्र भी बहुत अच्छा बनाया करती थी। अरे नहीं, उसकी भी एक कहानी है। ओह माय गॉड, और क्या कहानी आ गई अब? मेरे जीवन में बहुत कहानियां जुड़ी हुई है। आए पहले तो लड़के वाले देखने आते थे, अब आजकल तो ऐसा नहीं है संजय भाई, आजकल तो, बट उस टाइम तो बड़ा होता था, घर को बड़ा अच्छे से डेकोरेट करती थी, पकवान बनते थे कि लड़के वाले आ रहे हैं। ये आए, 15 लोग मुझको देखने आए, पूरा ड्राइंग रूम हमारा भरा हुआ। इनकी मौसी, मौसा जी, इनकी मौसी के बच्चे सब आए। अब मुझको यही नहीं पता, वो मुझे ड्राइंग रूम में ले गए कि लड़का कौन सा है। मैं आ गई, फिर इनकी मौसी ला को आ बोलती थी, ला को आ बोलती थी। बोले अरे अड़का अड़की को आपस में बात करनी चाहिए, लड़का लड़की की जगह अड़का अड़की, अड़का अड़की को आपस में बात करनी चाहिए। आप ठीक है, अड़के को अंदर लाया गया, अड़की को बुलाया गया, बात की। इन्होंने मेरे से पूछा कि तुम्हारी हॉबी क्या है। मैंने कहा हॉबी, अब उस टाइम पे हॉबीज इतना मैं नहीं कहूँगी होती थी, तो मैंने कहा, अगर मैंने कहा सिंगिंग, ये कहेंगे कि गाना सुना दो, गाना सुना दो, डायरेक्ट मतलब लाइव परफॉर्मेंस। डायरेक्ट। तो मुझे मैंने कहा मैं पेंटिंग करती हूँ। मैंने कहा ब्रश तो नहीं कहेगा एकदम से कि अभी पेंटिंग करके दिखाओ। आपने पहले कभी पेंटिंग की थी कि नहीं की थी? कभी छुआ ही नहीं था? नहीं। हे भगवान, फिर तो ये दिमाग में आपके आया कैसे कि ये वाला बहाना कर दूं मैं? बस मुझे आ गया एकदम से कि मैंने कहा ये मतलब अपनी वो नहीं होनी चाहिए, अपनी तरफ से सब कुछ होना चाहिए। इतना स्मार्ट लड़का और इतना सब कुछ सुना हुआ है फैमिली के लिए, और मैंने कहा ऐसे तो लगेगा कि लड़की को कुछ नहीं था। मैंने कहा पेंटिंग। ये सर वाह। फिर कह ये पेंटिंग तुमने बनाई? मैंने कहा वो वाली बनाई जिसमें नाम नहीं लिखा था। मेरी सिस्टर पेंटिंग बनाती थी, एक पेंटिंग पे नाम नहीं था, मैंने कहा वो मैंने बनाई, जो सामने टंगी थी दीवार पर। बोले अरे ग्रेट, और बड़े खुश थे, बड़ी अच्छी हॉबी है तुम्हारी पेंटिंग की। उसके बाद इन्होंने अपनी पेंटिंग बनाई। उसके बाद ये लोगों ने बाहर जाके कुछ अपनी गुफ्तगू की। फिर मौसी जी इनकी जो छोटी सी हाइट की हुआ करती थी, अरे भाई अड़की को अड़का पसंद आ गया, अड़के को अड़की पसंद आ गई, अड्डू लाओ अड्डू लाओ, अड्डू खिलाओ, अड्डू खिलाओ, लड्डू को अड्डू बोल रही थी। अड़के अड़की को अड्डू खिलाओ। तो कमाल की कहानी है। तो मतलब ये तो किसी फिल्म का सीन हो सकता है। एक फिल्म थी ना, लव स्टोरी थी, उसमें वो लड़का को, अमजद खान जो था वो पुलिस ऑफिसर था, वो लुड़की लुड़का बोलता था, बड़ा हिट रहा था वो। तो ये पहली बार सुना है मैंने कि अ को ला को आ बोलते थे, अड्डू खिलाओ, अड्डू खिलाओ। और इस तरह आपकी शादी कौन से ईयर में हुई थी? मेरी मैरिज हुई थी 1980 में। 1980 में। तो अब आप 62 साल की हैं, और मैं पहली बार किसी महिला से मैंने सुना है कि आपने, जैसा कि अभी बातचीत हमारी हो रही थी, तो आपने ये भी बताया कि जो यहाँ पर जो चीफ थे, आर्मी कमांडर बाहर से आए हुए हैं, आर्मी कमांडर जो आए थे, उनको यकीन नहीं हो रहा था कि आप 62 उनको यकीन नहीं हो रहा था। जो बाकी पूरे जर्नलिस्ट वहाँ थे, सब थे, जो आरजे आज अनाउंस कर रहे थे वो सब थे, वो सब उन्होंने अपने आप का
अरे आप तो लगते नहीं। आपका पूरा जो पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट था, और ऐसा कहा जाता है कि आर्मी वालों का बिल्कुल सिविलियन से अलग होता है। तो सिविलियन के लिए भी एक लड़की को का जाना आर्मी वाले बैकग्राउंड में, और आर्मी वाले को अडॉप्ट करना एक सिविलियन की लड़की को, शुरू में जरूर मुझे थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम किस तरह की मुश्किलें आई आपको? मुश्किलें, थोड़े मैनर्स और एटिकेट्स वहाँ पे अलग थे। अब एक छोटी सी चीज फिर से मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल बताइए। आप शिमला थे, पार्टी में वेलकम पार्टी होती है बहुत अच्छी की, मैरिज करके आया है धुरलिया, तो बहुत बड़ी पार्टी, सब जर्नल सब थे, हम गेस्ट थे, तो वहाँ पे बहुत अच्छी पार्टी रखी गई, सब रखा गया। तो अब उन्होंने कहा, अब मुझे नहीं पता था, हमारे यहाँ कोई भी आता है तो हम हमेशा लेडीज़ खड़े होके रिस्पेक्ट देती हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा रूल है आर्मी में कि लेडीज खड़ी नहीं होगी, कोई कितना भी बड़ा ऑफिसर आ जाए। मतलब जो महिलाएं हैं वो खड़ी नहीं होंगी आर्मी में, ऐसा 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 एटिकेट है। कोई जनरल आए कुछ आए तो बार बार खड़े होके हमें नमस्ते नहीं करनी। वो आपको विश करेंगे, एक ये इज्जत दी जाती है जी। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था, मैं तो कोई भी आया हमें नमस्ते जी जैसे हमारे यहाँ होता है। चलो खैर वो पता चला। उसके बाद वो खाने के लिए लेके गए कि सबसे पहले मैं गेस्ट थी, जैसे धुरलिया लेंगी, एक जनरल की वाइफ भी थी, नहीं कैप्टन साहब की वाइफ आज वो है तो वो ही लेंगी। अच्छा, पार्टी ही आपकी शादी में थी। अब प्लेट थी। अब वहाँ पे पहले तो हमारे घरों में इतनी पार्टीज नहीं होती थी, आजकल तो फिर भी, तो वहाँ पे इतने सारे फोक रखा, नाइफ रखा, छोटी स्पून, बड़े स्पून, सब चीजें रखी हुई। अब मुझे समझ में नहीं आया कि कौन सी स्पून रखनी है, इतनी सारी रखी है, और अगर मैंने सब रख वो तो मतलब कौन सा वाला स्पून यूज करना है। फिर मैंने सोचा चलो सब रख लेती हूँ, तो मैंने सब स्पून उठा के प्लेट में रख लिए। मेरी प्लेट, आपके नाम पे तो फिल्म बना सकता हूँ मैं। मेरी प्लेट पूरी स्पून से फुल हो गई। फिर मैंने देखा कि बाद में लेडीज ने कौन सी ली या कैसे किया, फिर मैंने उनको नैपकिन में रोल करके एक कमरे में चुपचाप रखा, ऐसी चीजें। तो धुरलिया साहब को ट्रेनिंग नहीं दिए थे पहले से कि आप जो है सो ऐसी कोई हरकत मत करना कि हंसी उड़ जाए? मैंने इनसे बोला, बोले मैं कॉन्शियस नहीं करना चाहता तुम्हें, कि अपने आप आराम से हो जाएगी, डजंट मैटर, कोई ऐसी गलती करोगे तो कोई बात नहीं है। और आर्मी वाले तो समझते होंगे कि आप एक नॉन आर्मी। फिर वो ट्रे में वो लेके आए हमारे लिए। अब मुझे नहीं पता था कि ड्रिंक्स लेडीज को भी ऑफर हो रही है, मुझे जो कलर अच्छा लगा मैंने उठा लिया वो ग्लास, और उसमें विस्की थी। फिर खैर इनके एक फ्रेंड थे, बोले भाभी जी ये आप तो नहीं लेती तो आप ये रख दीजिए, तो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हुई। बाकी तो आर्मी में तो ड्रिंक बहुत कॉमन है, आपने ड्रिंक किया कि नहीं किया कभी? ड्रिंक तो मैं ले लेती हूँ। अच्छा, वाइन ले लेती हैं आप? देखिए, तो शुरू में जब पहली बार आपको ऑफर किया गया तो आपको थोड़ा अटपटा सा लगा होगा। तब मैंने नहीं ली ये। अच्छा। तो मैंने बहुत बाद में जाकर स्टार्ट किया। बाद में जाकर धीरे धीरे आपकी ट्रेनिंग हो गई कि एक आर्मी की वाइफ, आर्मी ऑफिसर की वाइफ कैसे रहती है, वो ट्रेनिंग आपकी हो गई। कुछ और दिलचस्प यादें हों जो आप शेयर करना चाहें? अब वहाँ पे सब चीज़ें टाइम से बहुत करनी होती थी। पार्टी स्टार्ट होनी 7 o'clock इज 7 o'clock। अब हमें मैरिज से पहले हमने साड़ी वाड़ी पहनते नहीं थे, अपना सूट पहने, जीन्स भी नहीं, और मेरी मम्मी ने सब मैरिज में साड़ियाँ दी थी, ऑल हैवी साड़ीज। नो सूट पहले नहीं देते थे, नो सूट पहनने का रिवाज भी नहीं था, देते ही नहीं थे मैरिज में। अब मेरे पास तो सब हैवी साड़ी थी। चलो ठीक है, हम 1 घंटे पहले से रेडी होना शुरू हो जाते थे क्योंकि हमें साड़ी बांधनी अच्छे से नहीं आती थी। चलो ठीक है, फिर ये हमें कुफरी ले गए, गोवा ले गए, मैंने सब जगह हैवी साड़ी पहनती थी। हैवी साड़ी के ऊपर गम बूट्स पहन लेती थी। क्या बात है। और गोवा के बीच में मैं हैवी सिल्क साड़ीज में घूमी। तो ये मेरी यादें हैं जो कि आज सोच के बहुत अच्छा लगता है। कर्नल साहब ने आपको कभी रोका ही नहीं कि आप क्यों ये पहन रही हो, क्यों ये कर रही हो? उन्होंने आपको मतलब बिल्कुल कॉन्शियस करने की कोशिश नहीं की कि आप जैसे भी हो ठीक हुआ। और जब हम गोवा गए तो मेरे पेरेंट्स के यहाँ बिल्कुल ड्रिंक नहीं चलती, बिल्कुल। मतलब मायके में? हाँ। एक बार किसी क्लाइंट ने बॉटल दे दी थी तो मेरी मम्मी को इतनी रजाइयों के बीच में पता नहीं सो कहाँ छुपाया गया कि बहुत ही गलत बात है। तो जब हम गए गोवा तो इन्होंने रास्ते से फैनी ली दिन में और लेने लगे। अब मुझे कुछ नहीं पता था कि ये फैनी है, बियर है, कुछ नहीं पता था। अब ये बॉटल से ले रहे हैं। अब मैं इतनी टेंशन में, इतनी स्ट्रेस में, मैंने कहा मेरे
फादर को तो पता ही नहीं था ये लड़का जो दिन में इतना बॉटल से पी रहा है, तो ये तो बहुत ड्रंकन मिल गया मुझको। मैं शराबी मिल गया आपको? बहुत शराबी मिल गया, मेरे मन में यही था। मैं बहुत घबराई हुई, रोते हो, मतलब रोना भी आ रहा था कि मतलब बहुत ही गलत हो गया ये तो, क्योंकि हमारे मन में तो इमेज बहुत ही वैसे थी कि जो ड्रिंक करता है, जो हमने मूवीज में देखा था, हाँ, वो पी के अपनी वाइफ की पिटाई करता है और नाली में गिरता है। नाली में गिरता है, मैं यही था। तो वो सब था, लेकिन धीरे धीरे। तो आर्मी में तो ऐसा बहुत मतलब सामान्य से बात है इसमें। हाँ, ये तो बहुत सामान्य बात है। आप जब शादी करने के बाद जब आप मतलब आ गई यहाँ पर, तो कहाँ कहाँ गई और क्या क्या आपका मतलब हिंदुस्तान में पूरा ट्रैवल किया होगा आपने? बहुत किया। तो उसमें से कोई ऐसी याद हो जो आप शेयर करना चाहें? मैं वहाँ की रजौरी में, ये पोस्टेड थे रजौरी फील्ड में। तो एक बार ये रात में ना, इनकी ड्यूटी रात को लगती थी। इनका था कि ये जो पाकिस्तानी का जो रहता था वो सब सुनते थे। हाँ, 59 वायरलेस यूनिट थी उसमें थे। तो ये तो चले गए और मैं अकेली थी। बादशाह में पत्थर के बादशाह टाइप होते थे और खाना मैस में होता था। मैं ऐसे जाती थी, 2 महीने के लिए चले गए, 1 महीने के लिए चले गए, ऐसे बस इतना ही अलाउड था। मैं फैमिली अलाउड नहीं थी। तो एक दिन ये तो थे नहीं, तो मुझे डर लगा रात को पूरा। तो मैं निकल गई वहाँ से और मैंने कहा मैं जाती हूँ, इनकी वायरलेस यूनिट का है, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो थोड़ा आगे गए तो देखा क्या, वहाँ पे कुछ फौजी जवान खड़े थे। तो उन्होंने सोचा कि कोई मतलब जासूस, क्योंकि वहाँ लेडीज स्पाई भी काफ़ी रहती थी उस एरिया में उस टाइम। अच्छा। सिविल में थे, लेकिन उन्होंने सोचा वो कोई ऐसे आ गया। तो उन्होंने कोड वर्ड, इनका कोड वर्ड कुछ रहता होगा कि अगर आप आर्मी वाले तो कोड वर्ड बताओ। तो वो बोले तोता थम, मैं ना थम। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जासूस पकड़ी गई है और सीओ को भी पता चल गया, कर्नल शानबाग वहाँ थे, कि कोई एंट्री ली है किसी ने ऐसे पाकिस्तान से आई है, पाकिस्तान से जासूस आई है। जासूस आई है। और एक और मेरा एक्सपीरियंस। तो फिर क्या हुआ? मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये कि फिर जब आपको पकड़ा, उन्होंने रोक लिया आपको? उन्होंने रोक लिया। फिर कर्नल शानबाग वगैरह सबको पता लग गया, वो लोग आए। तो फिर तो पता लग गया मिसेस आपने बताया नहीं उनको, जवानों को? मैंने बताया, वो लोग सुनने को तैयार नहीं होते, वो नहीं मानते। आपने कहा कि मैं आपके ही अफसर की बीवी हूँ? नहीं, वो नहीं, वो सब चीजें नहीं। तो फिर वो लोग भी, उनको जैसी भी ट्रेनिंग दी जाती होगी। हाँ, जो असली जासूस होंगे वो भी यही कहेंगे। वो भी यही कहेंगे। तो वो तो नहीं, मेरा कुछ भी। ये एक बड़ा गजब का एक्सपीरियंस रहा आपका। हाँ, और मतलब देखिए, मैं नाइट ड्रेस में ऐसे अंधेरी रात, दूर दूर तक कुछ नहीं। मैं वहाँ ये बोले, मुझसे बोले कि कुछ तो मिलूं, थोड़ा सा तो वो तुम्हारी फौजी से बैरिज हुई है। मैं कहा हमको बहुत डर, कहते तुम मैस में चली जाती। मैंने कहा, मैंने सोचा कि उधर ही चले जाऊँ मैस। तो डर लगा तो पैदल निकल पड़ी नाइट? पैदल निकल पड़ी। मैंने कहा बाहर तो, मैंने कहा फौजी होंगे। और एक बार और हुआ, शिमला में भी हुआ। मैं मैरिज होके गई, तो ये बोले, ये मुझे फ़ोन करते रहते थे। हमें एक इन्होंने, सीओ ने बड़ा अच्छा सा कॉटेज दिया था, हमें कुकिंग नहीं करनी पड़ती थी, मैस में खाना खाते थे। खाली बैठे थे, इनका फ़ोन आया कि क्या कर रही हो। मैंने कहा बस ऐसे ही। कहते आवाज़ आ रही है पीछे से। मैंने कहा आपकी सालियाँ आई हुई हैं। कहते सालियाँ कहाँ? कहते अरे कैसे आ जाएंगी। मैंने कहा आप बात करना चाहोगे? कहते हाँ, बात करा। मैंने करी बात। मैंने कहा हाय जीजा जी, कैसे हो? सरप्राइज। खुद आप ही बोल रही थी? नहीं बोल रही थी। भाई साहब सरप्राइज हो गए। देखा हम कैसे आ गए अपने जीजा जी से मिलने हैं। ये उधर से बोले अरे ग्रेट, अंशु, संजू, अरे ग्रेट। अच्छा, फिर इन्होंने मैस में फ़ोन किया, भाई कॉफ़ी भिजवाओ। बोले साहब कॉफ़ी तो चली गई, गर्म पानी भिजवाओ। साहब वो भी चला गया। अरे कॉफ़ी चली गई, गर्म पानी चला गया। ही वॉज वेरी श्योर कि सब आए हुए हैं। फिर इनका फ़ोन आता है कि खाना क्या बनवाना है। बोले, मैंने कहा वो तो वेजिटेरियन है। कहते कुक आएगा उसको बता दो। थोड़ी सी मुझे घबराहट शुरू हुई भैया, कि झूठ पकड़े न जाए, कि भैया टेम्परामेंट अभी पता नहीं, अभी मैरिज हुई। कितने दिन हुए थे शादी के? 15 डेज। 15 दिन में अपने ड्रामा रच दिया था। फिर ये बोले आगे, फिर मैंने कहा आप वेजिटेरियन कुछ भी बना लो, चलो खाना की होगी प्रॉब्लम। फिर देखा क्या चारपाइयाँ आ रही हैं कि मैडम कहाँ डालनी है। साहब ने बोला है कि गेस्ट आए हैं तो एक्स्ट्रा वो चाहिए।
मैं कहा अच्छा, मैं कहा भैया अभी बाहर रख दो, साहब आएंगे फिर लगवा लेंगे। कहते अच्छा ठीक है। फिर इनका फोन आया, मीनू सीईओ ने छुट्टी दे दी। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि सीईओ के छुट्टी देना एक बड़ी चीज होती थी, सीईओ से छुट्टी मांगना, फिर वो सैंक्शन होना। अच्छा, कहते आज शाम को जाना पड़ेगा, कॉन्फ्रेंस है, बट 2 दिन की छुट्टी। और देखो कैप्टन शाह पटलौरी कितने अच्छा है। एक बार मैंने कहा कि सर मेरी साली आई है, कार चाहिए। सर कि ले जा धोरा लिया कार का भी हो गया। कार में कुफरी जाएंगे, नालडेरा जाएंगे और एक 2 वाइल्ड फ्लावर हॉल जाएंगे, वहाँ पे ये करेंगे। इन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम चॉक आउट कर लिया। और वहाँ पे सब और कहते तुम क्या नाम वो लाइए विंटर्स के अच्छे कपड़े। मैं कहा नहीं, उनके पास तो सब कुछ है। कहते बस तो फिर हाँ। और आई वाज क्वाइट हैप्पी। फिर अब मुझे थोड़ी लगा, अब लग रहा था कि झूठ पकड़ा जाए कि पता नहीं मैंने ठीक किया या गलत किया। फिर मैंने देखा पहाड़ी से नीचे उतरते थे, हमारी विंडो से वो दिखता था, तो मैं देख रही थी स्टिक घुमाते हुए आ रहे, बड़े टशन में स्टाइल में, बिल्कुल बिल्कुल कैप लगा के, और ये कह रहे ग्रेट। फिर मैंने कहा, मैंने इन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा आ रहे हो? कहते मीनू मैं थोड़ा 15 मिनट बाद आता हूँ। मैं कहा क्यों? कहते यार जर्सी पुरानी है मेरी यूनिफॉर्म की, मैं कैंटीन जाऊँगा। आई रिमेंबर 120 में उस टाइम जर्सी मिलती थी, इन्होंने न्यू जर्सी खरीदी साली को दिखाने के लिए, न्यू जर्सी पहन के विद दैट स्टिक हैट कैप एंड ऑल। फिर अन्नू अंशु कहाँ हो तुम? पता है, मुझे मालूम है तुम लोग छुपी हुई हो कहीं, कुछ नहीं, पर मेरी हालत थोड़ी सी। और आपका रिएक्ट, आप कैसे रिएक्ट कर रही थी उस समय? मैं बस ऐसी थी, मैंने कहा नहीं आए। कहता अच्छा फिर झूठ बाहर चारपाइयाँ रखी, खाना बन चुका 6-8 लोगों का। कमाल है वैसे। और फिर नेक्स्ट डे सब सीईओ ये वो सबको पता लग गया, क्योंकि छुट्टी सेंशन हो गई थी, कार हो गई थी, जा तो कहीं नहीं रहे थे। साली आई ही नहीं थी। तो ये सब चीजें ऐसा तो नहीं हो कि बाद में जब कभी वो आई हो तो इन्होंने सच में यकीन ना किया हो कि आई ऐसा भी हुआ क्या कभी? ऐसा तो नहीं हुआ, बट आपने टीचिंग को अपना प्रोफेशन चुना, आर्मी के स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाया, अब आप रिटायर हो गई 2 साल पहले। तो रिटायरमेंट के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या कोई बदलाव आया या सब कुछ वैसे ही चल रहा है? मेरी ज़िंदगी में ये बदलाव आया, पहले जो मैं अपने हस्बैंड के साथ सुबह की चाय टेरेस पे बैठ के एंजॉय नहीं कर पाती थी, अभी मैं वो एंजॉय करती हूँ। मेरा बहुत टाइम से सपना था कि मैं मॉर्निंग में 6 o'clock आई वांट टू स्विम। स्कूल जाती थी तो वो मौका मुझे नहीं मिलता था। तो अभी इस बार रिटायरमेंट के बाद मुझे वो मॉर्निंग की स्विमिंग करना, अपने हिसाब से वॉक करना, और जब मन आए तुम अपना एक बैग उठाओ, कभी नरसिंहपुर चले गए, कभी भोपाल चले गए, जहाँ भी जाना है। पहले थोड़ा सा ये होता था कि मुझे छुट्टी अपनी सेंशन करानी, तो मैं अपनी छुट्टियों की दिवाली की छुट्टी 2 पहले ले लेती हूँ, 10 days की बन जाएगी तो अभी चलते हैं, वो सब चीज़ें हैं। और मैं अपना गार्डन इंजॉय ज़्यादा कर पाती हूँ, मतलब हमारे पास अपने हिसाब से काम करने के लिए टाइम आप ये कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी कि जो लोग रिटायरमेंट के बाद थोड़ा डिप्रेशन में जाते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी ज़्यादा हसीन हो जाती है? ज़िंदगी ज़्यादा हसीन हो जाती है। डिप्रेशन में जाने का तो मतलब ही नहीं। आई थिंक हमें लाइफ का ये वाला पार्ट तो हमें मिलना चाहिए। हम कोई पूरे टाइम जॉब थोड़ी ना करते रहेंगे, हमें अपनी तरीके से जीना चाहिए। ठीक है, जॉब करने के लिए थोड़ी ना बने, करा वो भी किया, वो हमने एंजॉय किया वो टाइम, बट इट इज़ नॉट दैट कि अब हम डिप्रेशन में चले जाए। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और बहुत सारे माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चे घर पर ही रहें, उनकी वाइफ घर पर रहें, मतलब कि उनकी शिकायत होती है बहुत सारे माँ बाप की कि मेरे बच्चे शादी करके बाहर चले गए। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? नहीं, मेरी ऐसी कोई शिकायत नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे अगर बाहर इतना अच्छा कर रहे हैं, उनकी भी तो अपनी ज़िंदगी है। हम भी बाहर निकले थे और अभी हमारे बच्चे बाहर इतना अच्छा कर रहे हैं, तो क्या हम अपने उसके लिए अपने बच्चों को कहें कि आप यहाँ रहो, हम अपने इसके स्वार्थ के लिए? नहीं, अगर बच्चे हमारे खुश हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो लेट देम डू। और आपको स्पोर्ट्स का शौक कैसे आया? वैसे मैं ये अलग से जानना चाहता हूँ कि आप स्विमिंग करती हैं, आपने मैराथन दौड़ा, डांस बहुत अच्छा करती हैं आप। एक्चुअली एक बार मेरी लाइफ में एक थोड़ा सा सैड पार्ट आया था, जब मेरे हस्बैंड यहाँ पोस्टिंग आए 96 में, तो
थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एक लाइक मैलिग्नेंसी तो नहीं कहूँगी, तो कुछ ऐसे सिस्ट टाइप था। तो मैंने वहाँ चंडीगढ़ में चेक करा कि सर नथिंग, इट इज़ नॉर्मल, आप कुछ नहीं। तो मैं यहाँ आई, फिर मुझे ऐसे लगा कि जैसे बड़ा है, तो मैं एमएच गई। तो ही सेड, ब्रिगेडियर सोमन होते थे, मैं कभी नहीं भूल पाती, कि सेड कि मैम आपको तो इसका एकदम से ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। ही सेड कि टेस्ट वेस्ट किए तो मैलिग्नेंसी नहीं थी, बट ही सेड कि आपको विद इन 5 डेज कराना है। मैंने कहा मैं मदर को बुला लेती हूँ, मैं इन लॉज के पास से किसी को। बोले नहीं, आप वेट नहीं करो। मैंने कहा वेट फॉर 15 डेज। ही सेड नो, वी हैव टू। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मैं पर आर्मी में तुम्हें हेल्प मिल जाती है, मेरे हेल्पर लोग भैया थे, तो हम रेडी हो गए। और मैं बड़ी ब्रेवली चली गई कि भाई कभी पहले ऑपरेशन कोई हुआ नहीं था, ऑपरेशन हो गया। ये सेट कि आपको 3 दिन में हम आपको आउट कर देंगे। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 डेज। अरे पूछा कुछ नहीं, इनसे पूछा, कहते नहीं वो थोड़ा सा रिपोर्ट की वेट कर रहे हैं, एक और रिपोर्ट मंगाई है, तो बार बार फिर तुम्हें डिस्चार्ज करेंगे, फिर एडमिट करेंगे। बट दे वर वेरी श्योर कि मुझे नहीं बताया गया था, बट मुझे कभी लगता था कि ये थोड़ा परेशान थे, कि थोड़ा सा मुझे लगा ऐसा। मैंने सिस्टर से पूछा, शी सेड नहीं ऐसा नहीं, बट मुझे फिर डाउट हुआ, फिर मुझे पता लग गया। दे वर वेरी श्योर कि ये मैलिग्नेंसी अब बहुत एडवांस स्टेज में है। तो उसके बाद जब मुझे पता लग गया कि ये है, तो आई वॉज, मुझे अब तक याद है, मैं एमएच में वो कॉरिडोर में बाहर बैठी रहती थी। मैं सोचती थी कि बस एक बार भगवान ज़िंदगी दे दे, फिर कुछ नहीं छोड़ूंगी, मुझे अपनी ज़िंदगी हर तरह से जीनी है। और फिर 1 दिन 2 दिन थोड़ा लगता तो रहा, बैक ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा है। फिर उन्होंने रिपोर्ट और भी कहीं भेजी, तो मुझे डिस्चार्ज कर दिया, 2 दिन के लिए घर आई। बट आई वॉज नॉट दिस थिंग हैप्पी, आई वॉज इन अ लाइक थोड़ा डिप्रेसिव स्टेट में थी। बट फिर जब वो फाइनल रिपोर्ट आई, मुझे अब तक याद है, ब्रिगेडियर सोमन आए, ही जस्ट हग्ड मी, ही सेड मीनू everything is clear। काफ़ी बड़ा था, it was like in the shape of that cancer, and ऐसा कुछ भी नहीं है, everything is clear, see your report from Bombay, this everything। so happy, मुझे पता नहीं था क्या करूँ। बट आर्मी इनके सब यूनिट के ऑफिसर्स, इन्होंने यूनिट में अपने सीईओ वगैरह सब वहाँ एमएच में मुझको लेने आए, क्योंकि सभी का ही ऐसा डाउट था, डॉक्टर्स जो भी थे एमएच, सब मुझे लेने आए। फिर पार्टी हुई, उसके बाद मैंने सोच लिया आपको नया जीवन मिला। हाँ मीनू, जो मन है मैं सब करूँगी। फिर सबसे पहले मैंने कार सीखी, फिर मैंने स्विमिंग सीखी, फिर मैंने हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया, हर चीज़ में। मुझे लगता था मुझे नहीं आता, ठीक है नहीं आता, पर मैं 96 से अब आज हो गए, ये कितने साल हो गए? 23 साल से आप नया जीवन जी रही हैं। जो आपका मन कर रहा है आप मैं करती हूँ। आपने स्विमिंग सीखी, आपने ड्राइविंग सीखी, आपने डांस करना सीखा। मैंने अपने स्कूल में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए, जिसकी आज भी तारीफ हुई। ये बोनस की जिंदगी को आपने कहा कि भगवान अगर मैं इसमें बच गई तो मैं अपना जीवन जो है सो वैसे जीऊंगी जैसे मैं जीना चाहती थी, मैं वेट नहीं करूंगी जिंदगी। मैंने किसी का ये नहीं सोचा कि कोई क्या सोचेगा। अगर मेरा मन डांस करने का कर रहा है, डांस तो मुझे अब आया, नहीं आता था, बट मैंने कहा ठीक है, कंपटीशन में नहीं लेना, आई वांट टू डांस, आई एम हैप्पी, आई विल डांस। ये आपके लिए संदेश है कि जिंदगी को जीने के लिए तैयारी में मत खर्च कीजिए, जिंदगी में जब मौका मिले जिंदगी को जीना शुरू कर दीजिए, ये मानकर कि जो है आज है, अभी है और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। तो आपने नागालैंड की चर्चा की, कर्नल साहब की पोस्टिंग वहाँ भी रही, वहाँ के बारे में कुछ और शेयर करना चाहेंगे आप? इनकी पोस्टिंग दीमापुर में बॉर्डर रोड्स में थी, बच्चे छोटे थे, मैं गई वहाँ पर, तो कोई फ्रेश वेजिटेबल नहीं, कुछ नहीं, तो मैंने कहा कि मैं खुद जाऊँगी वेजिटेबल मार्केट। हम गए शाम को, हमने भैया से कहा कहाँ है वेजिटेबल मार्केट। अरे मैं वहाँ गई, आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में देखा था। वहाँ ग्रीन वेजिटेबल्स कुछ नहीं थे, वहाँ पे ततैये के छत्ते, वहाँ पे वो जितने भी कीड़े जो घूमते रहते हैं वो सब उसके पत्ते में बांध बांध के, और स्मेल। और वहाँ पे ये जो ब्लैक डॉग होता है, जब उनके यहाँ गेस्ट आते हैं, एक बार हम लोगों को बुलाया गया, नागाज सिविलियंस थे और कुछ 2-3 आर्मी ऑफिसर थे, तो वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे पूरा स्टफ्ड ब्लैक डॉग रखा हुआ है,
उसमें पूरा स्टफ़ किया हुआ है। बोलते हैं हमारे यहाँ ब्लैक डॉग बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। जब भी कोई आता है तो हम ब्लैक डॉग को स्टफ़ करके बनाते हैं। ब्लैक डॉग स्नेक का अचार वहाँ ऐसे बॉटल्स में मिलता था, और फिर भी वो लोग वही खाते थे। इनके ऑफिस में आते थे, वो ततैये का जो छत्ता होता था उसको करने के लिए, और वो जवान से कहते थे कि हमसे आप ले लो। उस टाइम 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ में एक छोटा सा छत्ता वो तोड़ के ले जाते थे। क्या करते थे छत्ते का, क्या करते थे? उसकी सब्जी वब्जी बनाते थे, जो उसका ततैये का वो छोटा तो आपको, आपने कभी स्वाद लिया इन चीज़ों का कि नहीं लिया, या मजबूरी में लेना पड़ गया कभी? नहीं, मैंने नहीं ली। तो कैसे, वेजिटेबल तो मिलते नहीं थे आपको? नहीं, वो जो भी मिलते थे, लौकी, एक अजीब सी लौकी मिलती थी, आलू मिलती थी, उसी से काम चला देते। वो सब तो मैंने लिया, पर इन्होंने लिया है। बॉर्डर पे भी गई हूँ, पल्लावा बॉर्डर में, पल्लावा बॉर्डर पे, वहाँ पे भी गई हूँ, जहाँ की पाकिस्तानी से आमने सामने मैंने देखा। राजौरी में ये थे, तो ये उनकी सब बातें सुनते थे पाकिस्तानी की। इनका ये वाला रोल था कि पूरी रात को बातें सुनते थे। कैसे, मतलब कोई डिवाइस था? वो मैं सब चीज़ें नहीं बता सकती। हाँ। तो इनके साथ मैं वहाँ बॉर्डर पे गई थी, तो सामने पाकिस्तानी, ये तो वो भी एक बड़ा मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि सामने वो बिल्कुल, इधर हम। तो ऐसे ऐसे बहुत एक्सपीरियंस जो मैंने लाइफ में पहली बार देख रही थी, बट इट वाज ब्यूटीफुल। मीनू जी, आपने अपने मायके के बारे में चर्चा की, अपने घर वालों के बारे में बताया। जब आप शादी करके आई ससुराल में, वहाँ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ, मैं अपने फादर इन लॉ से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं सोचती हूँ क्या ऐसे भी होता है, ऐसा हुआ, और पूरा समाज उस वाक़ये को जानता है और आज भी चर्चा करता है। मेरे फादर इन लॉ बहुत बड़े ज़मींदार और बहुत लोगों की सेवा करने वाले, गौ हत्या बंद कराने वाले, बहुत कुछ उन्होंने किया। आज भी हम शायद उन्हीं के नाम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उनको किसी संत ने, किसी ने बोल दिया था कि आप अपनी ओल्ड एज में गंगा जी के किनारे जाना। तो उन्होंने मेरी मदर इन लॉ से बोला कि माया हमें चलना है। बोले नहीं, मेरे छोटे बेटे की शादी हो जाने दो, मेरे हस्बैंड सबसे छोटे हैं, मैरिज होगी। बोले अब चलते हैं। बोले नहीं, मैंने सबके बच्चों में साथ रही, इनके भी बच्चे थे। जब मेरा बेटा हो गया, ये सेड कि माया या तो अब चलो, नहीं तो मैं किसी दिन ऐसे ही निकल जाऊंगा। फिर इनके सब ब्रदर्स ने कहा कि पिताजी आप नर्मदा जी के किनारे हम करते हैं, हम सब आपको लुक आफ्टर करेंगे। कहते नहीं, मैं वहीं जाऊंगा, गंगा जी के किनारे। और उन्होंने पूरा अपना राजपाट छोड़ दिया, और मेरी मदर इन लॉ ने भी सब कुछ, अपनी ज्वेलरी, एवरीथिंग सब करा। और ये लोग, फिर ये इनके ब्रदर्स वगैरह गए, वहाँ गीता कुटीर आश्रम है, जहाँ की आज भी उनका नाम और इन 5 भाइयों के नाम लिखे हुए हैं। वहाँ पे एक रूम इनके नाम से वो लिया, और आखिरी सब उन्होंने ये प्रण करके निकले कि मैं अब वापस नहीं आऊँगी, मैं वानप्रस्थ ले रहा हूँ। बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। और वो सब कुछ छोड़ के, और पूरा नरसिंहपुर उमड़ पड़ा था। ऐसे था जैसे पता नहीं कौन महान शख्स कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। वो वहाँ पे अपने आखिरी तक रहे, 72 ईयर्स मतलब की एज में उनकी डेथ हुई। वो 14 ईयर्स वहाँ पे रहे। 14 वर्ष रहे। 14 वर्ष रहे। आप गई कभी उनके पास? मैं बहुत ज़्यादा गई हूँ, और मैं ये सोचती हूँ कि शायद आज उन्हीं का ही ये आशीर्वाद है कि ईश्वर की दया से सब कुछ अपना ठीक ठाक चल रहा है। वो वहाँ पे थे, मेरी मदर इन लॉ वहाँ पे थी, लेकिन मेरी मदर इन लॉ बीमार हो गई, और उसके बाद उनको बॉम्बे एडमिट करना पड़ा, और वो नहीं रही हैं। जबलपुर एमएच में ही उनका देहांत हो गया। लेकिन मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई, वो नहीं आए। इनके ब्रदर नहीं रहे थे, वो नहीं आए। उन्होंने ये प्रण लिया हुआ था, मैं हरिद्वार को नहीं, गंगा किनारा नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है। एक बार मैं आई तो देखा क्या, उन्होंने पूरी तुलसी की लकड़ियाँ अपने नीचे बिस्तर पे लगाई हुई हैं, और उसके ऊपर चादर डाल के उस पर सोते थे। मैं कहा पिताजी ऐसा क्यों? कहले बेटा मेरा मुन्ना से कह देना छुट्टी ले लेंगे, क्योंकि फ़ौज में छुट्टी की मुश्किल होती है, और मैं इस मंथ में मई में चले जाऊँगा, और बता देना किसी, मैं बता रहा हूँ। मैं कहा पिताजी आप कैसी बात कर रहे हो? और ऐसा ही हुआ। उसी मंथ में सुबह उठे, सफ़ेद धोती कुर्ता, 6/1 थे,
पूजा पाठ की, 1 गिलास दूध का लिया और हार्ट अटैक। क्या आप स्विमिंग करती हैं, डांस करती हैं, आप गाना भी गाती हैं क्या? गाना ऐसे तो नहीं गाती, लेकिन रिसेंटली मैंने सोचा कि अगर गाने का मन है तो हम इसलिए क्यों रुके कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है या मेरे से नहीं बनता। अगर मन है तो मैंने कहा हम गाएंगे गाना। तो मैंने अपना थोड़ा सा रूल बनाया हुआ है कि चलो एक गाना रोज कराओके के साथ गाएंगे। कुछ गुनगुना कर सुनाएंगे आप? जानी जा मेरा ये हुस्न जवां जवां जवां, आँख से मस्ती टपके जा, दिल का सागर छलके जा। यह है जिंदगी को जिंदा दिली से जीने का एक स्टाइल, तरीका कि हर रोज एक गाना भी गाएंगे। कराओके के साथ आप गाने का प्रयास करती हैं, बहुत सुंदर गाना आपने गाया। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये संदेश है आप लोगों के लिए कि गाना आए या ना आए, गाना चाहिए, जिंदगी को जीना चाहिए। ये सब हमारी सोच है कि अब क्या है, अब हम 60 के हो गए, 55 के हो गए। नो, एकदम सही, परफेक्ट। ये था मीनू धुरलिया के साथ खास इंटरव्यू। फिर मिलेंगे, बाय बाय।